Once again, welcome to Vridhimyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. और आज की वीडियो हम समझेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आईपीओ के बारे में। आईपीओ को इस सीरीज में इसलिए इंक्लूड करना पड़ा ताकि आपको समझ में आ सके कि एक कंपनी मार्केट में किस तरह से लिस्ट होती है और किस तरह से अपनी स्टार्टिंग करती है। जिस मार्केट में आप करंटली ट्रेड करते हैं, यानी अपने मोबाइल फ़ोन से मार्केट में ऑर्डर को पंच करते हैं, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और जब एक कंपनी अपना आईपीओ लाती है, उसमें बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आईपीओ से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट जर्गन्स यूज़ होते हैं आईपीओ में, उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। एक कंपनी की आईपीओ लाने की सबसे बड़ी वजह होती है फंड रेज करना, ताकि फ्रेश कैपिटल बिजनेस में आ सके और इस कैपिटल को बिजनेस में डेवलपमेंट के तौर पे लगाया जा सके। अगर एक कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो सबसे पहला काम होता है मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना। मर्चेंट बैंकर बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और लीड मैनेजर्स भी होते हैं, और मर्चेंट बैंकर कंपनी का एक फ्रेंड है जो उसकी हेल्प करता है उसका आईपीओ लाने में। मर्चेंट बैंकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक कंपनी के लिए, उसका आईपीओ को मार्केट में लाने के लिए। मर्चेंट बैंक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हैं, पर उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट तैयार करना कंपनी के साथ मिलकर। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, यानी उसके बिजनेस रिलेटेड पास्ट इंफॉर्मेशन सारी आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। साथ ही साथ आईपीओ से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन भी आपको इसी प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। तो इन्वेस्टर के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसे किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो उसको प्रोस्पेक्टस को रीड करके, उस स्टॉक को एनालाइज करके ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम मर्चेंट बैंकर का होता है कि जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स रह गए हैं उनको अंडरराइट करना। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि XYZ लिमिटेड ने अपना आईपीओ लाई। अब इसमें कंपनी ने जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे वो 1 लाख शेयर इशू करे, पर अनफॉर्चुनेटली केवल 90,000 शेयर्स के लिए ही बिडिंग आई। केवल 90,000 शेयर्स ही जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बिडिंग करी। तो जो 10,000 रिमेनिंग शेयर्स रह गए हैं, इनको जो मर्चेंट बैंकर है वो अंडरराइट करता है और इस आईपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब करता है। अभी सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, पर इतना समझ लीजिए आईपीओ में अगर कोई जितने शेयर्स अनसब्सक्राइब रह जाते हैं उसको मर्चेंट बैंकर अंडरराइट करता है। पर मर्चेंट बैंकर अंडरराइट तभी करेगा जब आईपीओ में जो थ्रेशहोल्ड अमाउंट से ज़्यादा हो बिडिंग, तभी करेगा। अगर थ्रेशहोल्ड अमाउंट से कम की बिडिंग होगी तो उस आईपीओ को फेल्ड घोषित कर दिया जाएगा और इन्वेस्टर्स को उनका सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब आईपीओ में आने से पहले उसके बाद में कई सारे काम होते हैं, और आईपीओ को लाने के बाद भी एक सीक्वेंस होता है। तो एक कंपनी के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट काम है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आईपीओ से जुड़ी, ये समझते हैं। आईपीओ के सीक्वेंस में सबसे पहला काम जो कंपनी को करना होता है वो है टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर, जो कि हमने अभी समझा कि मर्चेंट बैंकर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंपनी के आईपीओ में। दूसरा है टू अप्लाई टू सेबी विद द रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट, यानी सेबी के परमिशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंपनी के आईपीओ लाना है तो सेबी की परमिशन तो चाहिए ही चाहिए होगी। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सेबी को सबमिट करती है कि वो क्यों आईपीओ ला रहे हैं और उनका क्या कारण है इस आईपीओ को लाने का। इसके बाद मिलती है सेबी से परमिशन। अगर सेबी कहता है नो कि आप आईपीओ नहीं ला सकते हैं,
तो कंपनी अपना आईपीओ नहीं ला सकती है। अगर सेबी कहती है यस यू कैन गो फर्दर, आप अपना आईपीओ ला सकते हैं मार्केट में, उसके बाद कंपनी प्रिपेयर करती है DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि मैंने आपको बताया कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक इन्वेस्टर को किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो उसको इस प्रोस्पेक्टस की काफ़ी ज़्यादा नीड है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस ही आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताएगी। दूसरा काम रहता है मार्केट द आईपीओ, यानी मार्केट में आईपीओ को एडवर्टाइज करना। ये सारा काम मर्चेंट बैंकर ही संभालता है, किस तरह से एडवर्टाइज करना है, किस तरह से रोड शो करना है। उसके बाद आता है फिक्स द प्राइस बैंड, ये भी मर्चेंट बैंकर के ही काम है। मर्चेंट बैंकर कंपनी के साथ कंपनी की हेल्प करता है कि किस प्राइस बैंड में उसको आईपीओ लाना चाहिए। मान लेते हैं कि कंपनी कोई XYZ लिमिटेड है, अपना आईपीओ लाती है और वो 100 से लेके अपना जो बिड प्राइस है वो 110 के बीच में रखती है, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो 100 से लेके 110 रुपीस के प्राइस पे बिड कर सकते हैं। उसके बाद आता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, यानी जहां पर मार्केट में और प्राइमरी मार्केट में 3 दिन के लिए आईपीओ खुलता है, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, जिन्हें हम एंकर इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो सब बिड करते हैं। और जितना ज़्यादा बिडिंग होती है आईपीओ उतना ही अच्छा माना जाता है। फिर आता है क्लोजर और लिस्टिंग डे। क्लोजर वाले दिन आईपीओ बंद हो जाता है और जिस प्राइस पे भी सबसे ज़्यादा बिड आती है उसी पे लिस्टिंग डे वाले दिन आईपीओ को स्टार्ट किया जाता है, यानी उसी लिस्टिंग वाले दिन उसी प्राइस पॉइंट पे जो आईपीओ है वो ओपन होता है और मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है उस हिसाब से उसकी प्राइस पॉइंट वहां पर आती है। अब देखते हैं कुछ आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट जर्गन्स जो आपको मार्केट में हमेशा सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी जो शेयर्स अनाउंस किए हैं वो तो कंपनी ने 1 लाख की हैं, पर बिडिंग आई है केवल 90,000 की, यानी जो शेयर है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड नहीं हुआ है, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। इस केस में जो मर्चेंट बैंकर होता है वो बचे हुए शेयर्स को अंडरराइट करता है, पर ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी जो आईपीओ है वो बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी ने जो इशू करे हैं वो तो 1 लाख शेयर करे हैं, पर बिडिंग आ गई है 2 लाख की, यानी इससे 2 गुनी। तो इसका मतलब जो आईपीओ है वो 2x ओवर सब्सक्राइब्ड है, और एक अच्छा आईपीओ हमेशा आपको ओवर सब्सक्राइब्ड ही मिलेगा। इसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसे हम ग्रीन शो ऑप्शन कहते हैं। ये हमेशा कंपनी तब यूज कर सकती है जब उसके शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुके हों, यानी जो बिडिंग है वो उसके अलॉटमेंट साइज से काफ़ी ज़्यादा आई हो, तो उस केस में जो कंपनी है वो अपने जितने भी शेयर्स लाई है उसके 15% एडिशनल शेयर्स और ला सकती है उन लोगों को देने के लिए जिनकी और बिडिंग आई है। इसके बाद एक चीज़ आती है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। हमने देखा कि एक जो आईपीओ होता है वो हमेशा एक प्राइस बैंड में आता है, जैसे कि 100 to 110 के बीच में इसका प्राइस बैंड है, पर कुछ कंपनी अपना आईपीओ ऐसा लाती है कि एक फिक्स्ड कर देती है कि हम तो इस आईपीओ को 105 रुपये पे ही लाएंगे, तो एक फिक्स्ड प्राइस है, एक आपको प्राइस बैंड नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें लिस्टिंग डे वाले दिन जिस प्राइस पे जो आईपीओ है वो ओपन होता है, वो मोस्टली वो प्राइस होता है जिस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बिड आती है, यानी 100 से लेके 110 के बीच में कई सारे लोगों ने बिड लगाई। मान लेते कि 108 रुपये पे सबसे ज़्यादा बिड है, तो जो ओपन प्राइस होगा लिस्टिंग डे वाले दिन वो 108 का ही होगा। हालांकि अगर मार्केट में उस शेयर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो जो ओपन प्राइस होगा वो इससे कई गुना ज़्यादा भी हो सकता है, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड है और अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो वो जो ओपन प्राइस है उससे नीचे भी खुल सकता है, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में से आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आईपीओ के बारे में समझ में आया होगा, पर एज अ बिगिनर मैं आपको यही सलाह देता हूं कि आप
आईपीओ से दूर ही रहें, क्योंकि अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको फंडामेंटल्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ही खेलते हैं और आईपीओ में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपकी टांग एक ना एक दिन जरूर फंसेगी। अगर आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस आती है तो ही आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करें। पर आईपीओ को इसलिए इस सीरीज में जोड़ना पड़ा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि एक स्टॉक या कंपनी किस तरह से मार्केट में लिस्ट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।